वेलकम बैक। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सर्किल ग्राफ और पाई चार्ट। इससे पहले हमने डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बार डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियोस में, जो कि हमारा 5.1 तक का इंट्रोडक्शन था। आज हम सर्किल और पाई चार्ट अलॉन्ग विथ प्रोबेबिलिटी डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे कि आपका 5.2 एंड 5.3 भी कवर हो जाएगा। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू व्हाट इज पाई चार्ट। पाई चार्ट का दूसरा नाम क्या है? सर्किल ग्राफ। जैसा कि नाम ही बता रहा है, इसमें क्या होता है, जो ग्राफ बनता है वो सर्कुलर फॉर्म में बनता है। ठीक है, बट इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कहाँ ये यूज होता है, तो मैंने डेफिनेशन में लिखा है इट शोज रिलेशन बिटवीन होल एंड इट्स पार्ट। ठीक है, मतलब कंप्लीट सर्किल और उसके किसी पार्ट में आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है तो आप पाई चार्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, इस पे क्या होता है, या तो आपको पाई चार्ट बना के देगा और उस पे बेस क्वेश्चन पूछेगा, या आपको डेटा गिवन होगा और आपको पाई चार्ट बनाने को बोला जाएगा। ठीक है, सबसे पहला केस हम लेते हैं कि लेट्स से हमें कोई सर्किल दिया हुआ है, कोई पाई चार्ट दिया हुआ है और उसकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझाती हूँ। सपोज हमें एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें ये बताया गया है आवर्स स्पेंट बाय अ स्टूडेंट ड्यूरिंग अ डे। ठीक है, आवर्स स्पेंट बाय अ स्टूडेंट इन अ डे या ड्यूरिंग अ डे। ठीक है, और कैसे दिया गया है, सपोज ये एक सर्किल है, तो इसका जो मिड पॉइंट दैट इज द सेंटर ऑफ दिस सर्किल। ठीक है, नाउ सर्किल से हमें ये वाला जो पोर्शन है ये दिया गया है स्लीप, राइट। और इसके लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये स्टूडेंट दिन में 8 आवर्स किसमें स्पेंड करता है, स्लीप मतलब सोने में। उसके बाद 6 आवर्स कहाँ स्पेंड करता है, स्कूल में, राइट। नेक्स्ट 3 आवर्स प्ले में मतलब खेलने में। नेक्स्ट 3 आवर लेट से ये स्पेंड करता है जिम में, राइट। और नेक्स्ट 4 आवर्स ये स्पेंड करता है अपना होमवर्क फिनिश करने में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक पाई चार्ट बना के दिया हुआ है। अब हमसे पूछेगा किस तरीके से, बताओ कितना पोर्शन, ठीक है, या कितना फ्रैक्शन या कितना प्रपोर्शन वो सोने में स्पेंड करता है। ठीक है, तो हमारा काम क्या होगा, बिकॉज ये डे का चार्ट है, आप काउंट करके देखेंगे 8 + 6 + 3 + 3 + 4। अगर हम इनकी काउंटिंग करें तो इट विल बी 24 आवर्स। ठीक है, तो स्लीपिंग में कितने आवर्स स्पेंड कर रहा है वो, 8, मींस आउट ऑफ 24 ही इज स्पेंडिंग इन स्लीपिंग ओनली 8 आवर्स, राइट। तो कितना फ्रैक्शन स्पेंड करेगा, 8/24, दैट इज 1/3। तो इस सर्किल का 1/3 पार्ट किसमें स्पेंड किया जा रहा है, स्लीपिंग में। ऐसे ही हमसे स्कूल के लिए पूछ सकता था, बताइए स्कूल के लिए कितना स्पेंड कर रहा है, तो स्कूल में 6 आवर्स स्पेंड हो रहे हैं आउट ऑफ 24, तो प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, 6/24। ठीक है, तो लेट्स सी दिस, टोटल आवर्स स्पेंट इन स्कूल, टोटल आवर्स स्पेंट इन स्कूल कितना होगा, 8 आवर्स स्पेंड कर रहा है आउट ऑफ 24, मीन्स सर्किल के आप पूरे आवर्स का टोटल कर लेंगे तो 8/24, तो इट विल गिव यू 1/3। ठीक है, सेकेंड लेट्स से हमसे स्कूल के लिए पूछ रहा है टोटल आवर्स स्पेंट इन, सॉरी दिस इज फॉर स्लीप, राइट, दिस इज फॉर स्लीपिंग। टोटल आवर्स फॉर स्कूल कितना होगा, स्कूल के लिए 6 आवर्स है आउट ऑफ 24, सो इट विल बी 1/4। ठीक है, ये तो हुआ कि हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं या प्रपोर्शन निकाल सकते हैं। ये जो हमारा रिजल्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, टोटल का इतना फ्रैक्शन, कितना, 1/3, 1/4 फ्रैक्शन या 1/4 प्रपोर्शन, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमसे पूछता है इसमें वो क्या पूछेगा, बताइए कितना डिग्री एंगल बना रहा है स्लीपिंग के लिए, राइट। अब स्लीपिंग के लिए एंगल निकालने के लिए हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है सर्किल के बारे में कि सर्किल के जो कंप्लीट एंगल होता है दिस वन, ठीक है, सर्किल का कंप्लीट एंगल है, ये कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो इट इज नोन एज द सेंट्रल एंगल। सर्किल का सेंट्रल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि सेंटर के अलोंग 360 मतलब एक चक्कर बनाता है, दैट वाई इट इज 360 डिग्री, नॉन एज सेंट्रल एंगल। तो हमसे क्या पूछता है कई बार, बताइए स्लीपिंग के लिए कितना एंगल्स ये बना रहा है। तो हमें स्लीपिंग का फ्रैक्शन पता लग गया। सबसे पहले जब भी आपको दिया जाएगा तो आप पहले फ्रैक्शन ही निकालेंगे, दैट इज 1/3 फॉर स्लीपिंग। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, सेंट्रल एंगल से, दैट इज 360 डिग्री। तो आपका क्या निकल जाएगा, एंगल निकल जाएगा जो कि
ड्यूरिंग स्लीपिंग फॉर्म हो रहा है, राइट। तो अगर मुझे एंगल निकालना हो, एंगल ड्यूरिंग स्लीपिंग, राइट, तो कितना होगा, फ्रैक्शन देखते हैं पहले 1/3 और इसको किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, सेंट्रल एंगल से, दैट इज 360। तो सॉल्व इट, तो यू विल गेट 120 डिग्री। मींस ये जो आपका एंगल बनेगा फॉर स्लीपिंग, इट विल बी ऑफ 120 डिग्री। ऐसे ही आप एंगल ड्यूरिंग स्कूल निकाल सकते थे। स्कूल का अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन 1/4 और मल्टीप्लाई बाय 360, तो दिस विल बी 90 डिग्री, राइट। तो ये जो वाला पोर्शन है आपका, दिस वन, ये आपका 90 डिग्री फॉर्म होगा, ठीक है। दिस इज अबाउट पाई चार्ट। व्हेनेवर अ पाई चार्ट इज गिवन टू यू एंड क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि हमें पाई चार्ट ना देके क्या दे दे, डेटा दे दे टैबुलर फॉर्म में, और आपसे बोला जाए कंस्ट्रक्ट द पाई चार्ट। तो उसके लिए आप इसको कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। सेकंड केस वी आर गोइंग टू टेक व्हेनेवर a data is given to you and you need to construct the pie chart. Suppose आपको ये टेबुलर फॉर्म में डेटा गिवन है, राइट, और आपसे क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द पाई चार्ट फॉर गिवन डेटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें दे क्या रखा है, हमें एक टेबल दे रखी है जिसमें कुछ फ्लेवर्स दे रखे हैं, चॉकलेट, वनीला एंड स्ट्रॉबेरी, आइसक्रीम के फ्लेवर्स है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं जिनका फेवरेट फ्लेवर ये तीनों है, राइट। मींस 50% स्टूडेंट्स को क्या पसंद है, चॉकलेट फ्लेवर, 25% को वनीला और रिमेनिंग 25% को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है। तो इस गिवन डेटा के लिए हमें पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट करना होता है, सबसे पहले हम इस वाले डेटा को, क्योंकि परसेंटेज में है, इसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अगर ये परसेंटेज में ना होता, एज इट इज गिवन होता, तो भी हम इसे क्या करते, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, मैंने लास्ट केस में आपको बताया था कि पूरे को टोटल कर लेते हैं और फिर डिवाइड में टोटल आ जाता है और ऊपर क्या आ जाता है, न्यूमरेटर में जो गिवन डेटा होता है, राइट। अब यहाँ पे हमें टोटल तो दे नहीं रखा, तो क्या हम सबको टोटल कर सकते हैं, दैट इज 50%, 25%, 25%। तो इन सब का टोटल कितना आएगा, दैट इज 100%। आपको भी सबसे पहला काम यही करना है, जब भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा टोटल करके अगर नहीं दिया हुआ है तो आप पहले टोटल कर लेंगे, दैट इज 100%। अब हमें नेक्स्ट काम क्या है, इस फ्लेवर को, परसेंटेज वाले फ्लेवर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं इसी में आगे एक्सपैंड कर रही हूँ, बट जब भी आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको टेबल फिर से बनानी होगी सॉल्यूशन में, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। नाउ इन सॉल्यूशन यू विल ऐड कॉलम थर्ड एंड कॉलम 4, ठीक है। अब इस कॉलम थर्ड और कॉलम 4 में आपको क्या बनाना है, यहाँ पे तो आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में, ठीक है। और यहाँ हम इसका सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करेंगे, दिस इज फॉर सेंट्रल एंगल, राइट। नाउ सो लेट्स डू इट। दिस इज व्हाट, 50%, 50% आउट ऑफ व्हाट, 100%। तो बताइए फ्रैक्शन कितना होगा, 50/100। तो इसका फ्रैक्शन कितना हो गया, 50/100। सो इट विल बी 1/2, ठीक है। ऐसे ही दिस इज व्हाट, 25% आउट ऑफ 100%। तो 25 आउट ऑफ 100, देखिए मैं परसेंट नहीं लिख रही हूँ क्योंकि परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो इट विल बी 1/4। ऐसे ही दिस इज अगेन 25%, तो 25 आउट ऑफ 100, सो इट विल बी 1/4, राइट। नाउ हमें क्या करना है, इन गिवन फ्रैक्शंस के लिए जो हमने कैलकुलेट किया है, इसके लिए हमें सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करना है। सेंट्रल एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग विद 360, राइट। सो इसके लिए एंगल कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 360, सो इट विल बी 180 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही 1/4 के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई इट विद 360, सो इट विल बी 90 डिग्री। ये भी 1/4 है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो हमारे एंगल्स कितने आ गए, 180, 90 एंड 90। अब हम इजीली इसका पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्किल बनाएंगे, राइट। सर्किल का ये सेंटर है, ठीक है। अब सेंटर से 1/2 या एंगल को देख लीजिए, दैट इज 180। तो 180 का एंगल कौन सा होता है, दिस इज व्हाट, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल 180 होता है, तो या तो नीचे वाला हाफ या ऊपर वाला हाफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, 180 को। और 180 किसके लिए है, चॉकलेट के लिए। तो आप इस 180 वाले पोर्शन में आप मेंशन करके ऊपर क्या लिख देंगे, चॉकलेट, ठीक है। दिस इज फॉर चॉकलेट। नेक्स्ट देखिए वनीला के लिए कितना है,
90 डिग्री। तो ये तो हम कंज्यूम कर चुके हैं अपर हाफ। अब नीचे वाले हाफ में से हमें 90 तो हम 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं इजीली। तो दिस हाफ विल बी 90 डिग्री एंड दिस हाफ विल बी 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया यहाँ पे आपका, ऐसे ये भी 90। तो ये वाला 90 आप एज्यूम कर लीजिए वनीला, राइट, वनीला, एंड दिस वन इज फॉर स्ट्रॉबेरी, राइट। या आप इस फ्रैक्शंस को भी देख सकते थे कि टोटल सर्किल का 1/2 चॉकलेट के लिए, नेक्स्ट 1/4 वनीला एंड नेक्स्ट 1/4 स्ट्रॉबेरी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पाई चार्ट में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोबेबिलिटी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 100% एक और दो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर फॉर डिस्कशन दैट इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्या होता है प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट सिंपली अ चांस ऑफ कमिंग आउटकम, ठीक है। जैसे मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज की बात ना करूं तो प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? इट इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग द रिजल्ट्स, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं इट्स अ चांस ऑफ कमिंग द रिजल्ट, मतलब किसी भी चीज के होने की आशंका जिसमें आप डाउटफुल है कि ऐसा होगा या नहीं, दिस इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नाउ जैसे आपको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे अगर मैंने किसी कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो उसके दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है रिजल्ट आने की, या तो उस पे हेड आएगा या टेल आएगा, राइट। तो दिस इज व्हाट? ये एक आशंका है कि हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी, राइट। अब प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स होती है जो पता होनी चाहिए प्रोबेबिलिटीज के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहली जो टर्म है दैट इज आउटकम। जैसे मैंने कहा ना, चांस ऑफ कमिंग रिजल्ट, तो रिजल्ट को आप क्या बोल सकते हो? आउटकम बोल सकते हो टेक्निकल लैंग्वेज में, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इन प्रोबेबिलिटी? दैट इज आउटकम्स, ठीक है। आउटकम्स क्या है? रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसका क्या रिजल्ट आपको मिलेगा? दैट विल बी आउटकम्स। यहां मैं लिख देती हूं, इट इज रिजल्ट ऑफ आउटकम, सॉरी रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, जैसे आपने अभी एक कॉइन को टॉस किया था, तो या तो उसमें हेड आ रहा था या टेल आ रहा था। तो ये आपका टॉसिंग कॉइन क्या था? एक्सपेरिमेंट था, और उसके रिजल्ट क्या थे? या तो हेड आएगा या टेल। सो रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज नथिंग बट द आउटकम्स, ठीक है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें प्रोबेबिलिटीज का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हम मैथ्स में से कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी, फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी कितना होता है? नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। यहां मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, दोनों में अपन को आउटकम्स दिख रहे हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स, बट डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है और न्यूमरेटर में मैंने नंबर ऑफ आउटकम्स लिखा है। यहां मैं नंबर ऑफ फिक्स्ड आउटकम भी लिख सकती थी, नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक्स एन इवेंट, ये भी लिख सकती थी। इवेंट क्या होता है ये हम अभी डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं। जैसे इस फॉर्मूले को हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। सेम एक्सपेरिमेंट हम लेते हैं कि सपोज मैंने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है। टॉस करने के बाद टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे? देखिए, टॉस करने पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं मेरे पास? 2, ठीक है, क्योंकि यही दो उसके रिजल्ट्स हैं। तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 2। अब मैंने आपसे पूछा बताइए हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट। मैंने टॉस किया, दो रिजल्ट्स मेरे पास आ गए, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब मैंने आपसे पूछा बताइए हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है? तो हेड एक ही बार आ सकता है उसमें से, तो आउट ऑफ 2 हेड कितनी बार आ सकता है? ओनली 1 टाइम। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो गई? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? किसकी? हेड आने की। प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड, इसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड कितनी आ गई? 1/2। ऐसे अगर मैं आपसे पूछती बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टेल कितना आएगा? अब टेल की भी एक ही पॉसिबिलिटी होगी, अगर हमने एक बार टॉस किया है तो दैट इज 1, टोटल आउटकम इज 2। सो दिस इज व्हाट, हाउ टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। अब अगर हम टॉसिंग कॉइन का एग्जांपल ना लेके थ्रोइंग डाइस का एग्जांपल ले लें, क्योंकि दोनों एग्जांपल बहुत कॉमन है, ठीक है। आपने सपोज एक डाइस को टॉस किया। अब डाइस क्या होती है? जिसमें 6 फेसेस होते हैं, और 6 फेसेस पे 1 2 3 4 5 6 सर्कल्स बने होते हैं, राइट। अगर मैंने आपसे पूछा बताइए 2 आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ठीक है। अगर मैंने एक डाइस को उछाला तो उसमें से 2 कितनी बार आ सकता है? 2 तो एक ही बार आ सकता है, ठीक है। बट अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए? यहाँ पे तो 2 ही थे, या तो हेड आएगा या टेल, बट यहाँ पे आउटकम्स कितने हैं? जब हम डाइस को उछालेंगे तो 1
2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने हो गए 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 2 आने की 1/6। ऐसे ही 1 आने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी 1/6। 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6। तो ऑल 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें टर्म पढ़नी है इसके अंदर, अभी जैसे मैंने बताया नंबर ऑफ आउटकम दैट मेक्स एन इवेंट, फॉर्मूले में आप ये भी लिख सकते थे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आती है दैट इज इवेंट, राइट। इवेंट क्या होता है दैट इज द रिजल्ट ऑफ द आउटकम। ठीक है, जैसे आउटकम क्या थे टॉसिंग कॉइन में, या तो हेड या टेल। ठीक है, तो पर्टिकुलर हेड आने की जो पॉसिबिलिटी है दैट इट्स अ इवेंट, या पर्टिकुलर टेल आने की जो पॉसिबिलिटी है दैट इज एन अनदर इवेंट। अगर कोई आपसे पूछता है एक कॉइन को टॉस करने पे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे, तो आप क्या कहोगे 2, या तो हेड एक इवेंट बनेगा या टेल। ऐसे ही डाइस को थ्रो करने में कितने नंबर ऑफ इवेंट्स आएंगे 6, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता था। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए 6। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ आउटकम्स मेक्स द इवेंट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ आउटकम्स, collection of outcomes makes an event। ठीक है, collection of outcome makes an event, right। next टर्म जो हमारे पास आती है that is equally likely outcomes या equally likely events। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट टर्म है equally likely outcomes। अब equally likely outcomes क्या होते हैं, जैसा कि नाम बता रहा है इक्वल हो, लाइक मीन्स सेम, अगेन वही बात है सेम आउटकम्स। जैसे अब यहाँ हम सेम आउटकम्स की बात नहीं करेंगे, हम सेम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल समझाया था कि कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है 1/2। तो ये दोनों ही क्या है इवेंट है, हेड आना भी एक इवेंट है, टेल आना भी एक इवेंट है। तो दोनों इवेंट्स क्या हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है सेम है। तो ऐसे इवेंट्स, ऐसे आउटकम जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम आए उसे हम कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स या इक्वली लाइकली इवेंट। सेम आप डाइस के केस में ले सकते थे, 2 आने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6। ऐसे ही 4 आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी 1/6। ऐसे ही 1 आने की भी 1/6। सारे नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6। तो ये सारे भी क्या बनाएंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसी में आपसे पूछता कि डाइस को थ्रो कर रहे हैं, बताइए इवन नंबर कितनी बार आ सकता है। देखिए डाइस पे 6 फेसेस होते हैं और उन पे ये सर्कल्स बने होते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर आपसे पूछा जाता बताइए इवन नंबर आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्या पूछता हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, थ्रो करोगे आउटकम्स तो सेम ही रहेंगे, टोटल आउटकम दैट इज 6, बट इवन नंबर अब आप काउंट करेंगे कितने हैं 2 4 6। तो इवन नंबर्स कितने अब यहाँ पे 3, राइट। तो फेवरेट आउटकम्स क्या होते हैं हमारे लिए 3। अगर केवल हमसे 1 की पूछता तो 1 आने का एक ही बार चांस था तो हम 1/6 लिखते, बट यहाँ इवन नंबर पूछ रहा है। तो इवन नंबर कितने हैं 2 4 6, 3 नंबर 7 है तो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/6 दैट इज 1/2। ऐसे ही अगर मुझसे पूछता बताइए ऑड आने की, सो ऑड आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, ऑड नंबर भी 1 2 3 है तो ऑड आने की प्रोबेबिलिटी भी 3 हो जाती और अपॉन टोटल आउटकम 6 दैट इज 1/2। ठीक है, तो ये इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी और ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी दोनों क्या बन रही है सेम बन रही है। तो ये दोनों इवेंट्स भी क्या हैं हमारे इक्वली लाइकली इवेंट्स। अल्टीमेटली क्या हमने समझा कि अगर प्रोबेबिलिटी सेम आती है नंबर ऑफ इवेंट्स के लिए तो ऐसे इवेंट्स को या ऐसे आउटकम्स को हम क्या कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 5। नाउ विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1।